सभी को जय माता दी। नेटवर्क इशू होने के कारण सही से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो 3 मिनट लेट हो गए हैं। सभी भाइयों को एक बार और जय माता दी, जय सिया राम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 11 तारीख को सरकार के द्वारा जो दिए गए थे 2 महीने, वो पूरे हो चुके हैं। उसी दिन जब सरकार ने हमसे 2 महीने का कहा था, तब हमने वहां से घोषणा करी थी कि 2 महीने आपके हैं और 1 महीना ऊपर का हमारा है। तो जो हमारा 1 महीना था वो ऊपर का चालू हो चुका है। अब अगली जो 11 तारीख है उसको वो भी समय समाप्त हो जाएगा। 18 सूत्री हमारी जो मांगे थी 22 में से, उनमें से 18 पर सरकार ने सहमति बनाई थी। सहमति बनाने के साथ साथ सरकार ने हमसे एक वादा किया था कि हम आपकी 2 महीने में सारी मांगे डिस्कशन करके कमेटी बनाकर उनको पूरा कर देंगे। पर सरकार की तरफ से जो पहल हुई वो पूरी तरीके से सकारात्मक नहीं थी। 2 महीने में मात्र कमेटी बन सकी। कमेटी बनने के बाद हमारी उनसे डिस्कस हुई। उन्होंने डिस्कस करने के बाद हमसे कहा था कि हम होली के बाद वापस इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, दोबारा बुलाएंगे। पर सरकार के दिए हुए 2 महीने में कुछ नहीं हुआ। जो हमने 1 महीना शेष दिया है उनको, उसमें अब वो हमसे चर्चा करेंगे उन मुद्दों पे। यदि वो हमारे मुद्दे पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सरकार को हम हमारी तरफ से जो हमने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की नहीं लड़ रहे हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम अब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई की ओर जाएंगे और उसी ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि अब चुनाव में भी समय कम बचा है। यदि सरकार ने हमारी 1 महीने में मांगे पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं हुई तो अब हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को भी लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप सब भाइयों से भी निवेदन है कि जो हम उद्देश्य लेके चले हैं कि हमें हमारी मांगों को पूरा कराना है, सर्व समाज और 36 कौम को साथ में लेके चलना है, और उन सभी की, ये 36 ही कौम की मांगे थी, किसान, छात्र और हम, कोई अलग अलग नहीं है। राजपूत समाज में भी सारे लोग किसान हैं, सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सारे छात्र भी हैं। तो हर समाज, हर वर्ग की जो लड़ाई है, हम सब मिलकर मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम सब ने मिलकर एक विशाल आंदोलन भी किया। सरकार को जो लोग गुमराह कर रहे थे कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उनको भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और सरकार तक भी हमारी बात पहुंचाई कि सारे लोग प्रताड़ित हैं, सारे लोग आपकी व्यवस्थाओं से प्रताड़ित हैं, आपकी योजनाओं से प्रताड़ित हैं, इस वजह से सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। यदि सही योजनाएं सरकार आम आदमी तक पहुंचाएगी, समय समय पे भर्तियां निकलेगी, किसानों की फसलों के भाव अच्छे होंगे, तो कभी आंदोलन नहीं। आंदोलन होने के कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी जो नीतियां हैं वो गलत हैं, और उन नीतियों को सुधारने के लिए हमने ये आंदोलन किया था। और हम यही चाहते हैं कि हमने जो 18 सूत्री मांगों पे आप और हमारी सहमति बनी है उनको आप पूरा करें, चाहे वो किसानों की हो, छात्रों की हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की हो, रोजगार सहायकों की हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हो, या जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी हो। सरकार बार बार भेदभाव करके हमारे लोगों पर कार्रवाइयां कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के तहत 950 कर्मचारियों को सरकार ने, जो आंदोलनकारी थे उनमें से 950 जो लोग आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको बाहर कर दिया, और उनको कहीं ना कहीं बेरोजगार कर दिया जिनके पास रोजगार था। आंदोलन करने वालों को आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं है कि यदि वो सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से दबाया जाता है। जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया गया, सहायक सचिवों के ऊपर भी ऐसे ही कहीं ना कहीं कार्रवाइयां हो रही है, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आवाज नहीं उठाए। पर करणी सेना परिवार हर उस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा जो सरकार या सरकार के नुमाइंदे करेंगे। हमारे भी कई भाइयों को
जिन पे एक एक दो दो मुकदमे थे, उनको भी जिला बदर किया और जिला बदर के नोटिस देने के बाद उनको हाथों हाथ जिला बदर भी कर दिया गया। एक मुकदमा वो भी कैसे, गायों को पकड़ने के, जो गोरक्षक होते हैं वो गायों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन पे गायों को पकड़ने के एक एक दो दो मुकदमे हैं। हाँ, किन पे आपराधिक मुकदमे होंगे और उनको यदि जिला बदर करा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर जो लोग आंदोलनकारी है, जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर कई सालों से मुकदमे नहीं बने हैं, उन लोगों को भी जिला बदर किया गया। 107-16 के नोटिस लगातार एक एक दो दो बार करके दिए जा रहे हैं। एक बार एक महीने में 107-16 का नोटिस दे दिया, फिर एक लोगों को फिर वापस जो आंदोलनकारी उनको 107-16 के नोटिस दे दिए गए। जब आपको सारी चीजें पता है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीज हर उस व्यक्ति तक जाए जो कहीं ना कहीं पार्टीवादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हमारी पार्टी, हाँ हम सबकी पार्टी थी है, पर यदि हमारे ही लोग अन्याय करेंगे तो अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। महाभारत भी दो परिवारों का युद्ध था, पर वो था धर्म और अधर्म का। दोनों साइड लड़ने वाले परिवार के ही लोग थे, पर कुछ लोग अधर्म के साथ भी थे तो कुछ लोग धर्म के साथ भी थे। तो हमें धर्म की लड़ाई लड़नी है, भले अपने परिवार से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, पर धर्म के साथ रहेंगे। उकेन भाई के बारे में भी कल जानकारी आई थी हमारे पास कि उनके साथ कोई घटना हुई है अंदर, पर जब हमने पूरी उसकी तहकीकात करी तो वो घटना झूठी थी। कुछ लोगों ने हमें भड़काने के लिए या हम कोई उग्र रूप में कोई आंदोलन कर दे या कोई ऐसी घटना कर दे, इसके लिए कुछ लोगों ने फेक कॉल के जरिए हमें सूचना पहुंचाई थी कि मैं जेलर बोल रहा हूं, वहाँ उकेन भाई को लग चुकी है। जब हमने वहाँ की तहकीकात करी, अंदर तक हमारे व्यक्तियों को भेजा और हमने तलाश करी, तब हमें पता चला कि वो सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ है, पर उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। किसी व्यक्ति ने एक बार गाली दी, उसको 19 केसों में फंसा दिया गया है। हमने 17 मुकदमों में अभी तक जमानत करा ली, हाईकोर्ट में हमारी जमानत लगी हुई है, पर अब 14 तारीख को यदि हाईकोर्ट का भी फैसला हमारे फेवर में नहीं आया तो हम उस भाई के लिए भी आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार से मैं आमरण अनशन पे 8-7 तारीख से बैठा था, वैसे ही यदि 14 तारीख के बाद हमारे भाई को जमानत नहीं मिलती है, उसे बाहर नहीं लाया जाता है, तो मैं फिर से आमरण अनशन पर एक तारीख डिसाइड करके उस तारीख से बैठूंगा और जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आएगा तब तक आमरण अनशन पे बैठा रहूंगा, क्योंकि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है। उसने गाली दी, गलती करी। जब सरकार के मंत्रियों ने बोला कि करणी सेना परिवार के जो आंदोलनकारी थे, उनके जो मुखिया थे, उनको आके माफी मांगना चाहिए, मैं सहर्ष उनकी बात को स्वीकारा और सामूहिक रूप से आके माफी मांगी। फिर उसके बाद हाथों हाथ मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि हम जिनने भी गालियां दी थी उनको बाहर करते हैं। तो उकेन भाई के साथ साथ हमारे बहुत सारे भाई थे, महतपुर के भी थे, भोपाल के भी थे, शाजापुर के भी थे, देवास के भी थे। सारे भाइयों को जेल में डाला गया। जो लोग हमारे साथ आंदोलन में 8 तारीख से लगा के 11 तारीख तक वहां मौजूद थे, उन लोगों को भी झूठे रूप से महतपुर थाने में फंसाया गया, उनको भी जेल काटनी पड़ी। कई नाबालिग लड़कों के ऊपर भी मुकदमे बनाए और उनको जेल भेजा गया, उनका भविष्य खराब किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। तब भी हमने उनके जो संबंधित मंत्री थे, जो हमसे चर्चा कर रहे थे, हमने उनको भी खबर करी कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप माफी मांगोगे तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं होगा। सबकी हमने जमानतें कराई है और भाई उकेंद्र राणा के लिए भी मैंने माफी मांगी थी। यदि उन्होंने कोई गाली दी है तो उनकी तरफ से मैं उनका भाई होने के नाते माफी मांगता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया कि सारे जो भी लोग थे जिनने कोई अभद्र भाषा उपयोग करी थी, मैं उनको माफ करता हूँ। क्या ये आपका माफ करने का तरीका है कि एक व्यक्ति को आपने माफ कर दिया, उसके बाद भी वो 2 महीने से जेल में है और जब भी हम जमानत करा के वहां छुड़वाने जाते हैं तो 1-2 थानों के और केस वहां पहुंच जाते हैं कि इनमें अभी जमानत बाकी है। तो ये अन्याय हम सब देख रहे हैं और इसका जवाब हम चुनाव में देंगे। जिस प्रकार से आप षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि उनको जिला बदर कर देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को उन पर मुकदमे कर देंगे तो घर में बैठ जाएंगे, दब जाएंगे। जिन जिलों से आप जिला बदर करोगे उन जिलों को छोड़कर प्रचारक के रूप में दूसरे जिलों में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे। आप जिस प्रकार से अनीति और अन्याय कर रहे हैं उसको हम सहन नहीं करेंगे। आपने हमें खाली बोल दिया कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, 2 महीने पूरे हो गए, आपने कुछ नहीं किया। अभी तक
खाली बातें चल रही हैं, जमीन पे कोई काम नहीं। कमेटी बनी कब? जब 2 महीने पूरे होने वाले थे। क्या आपके द्वारा दिया गया तो समय खत्म हो चुका है? आप तो आपकी जुबान पे रहे नहीं, आप तो आपके वादे से मुकर गए। आपने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। वो तो हमने 1 महीने का समय अतिरिक्त दिया था, वो महीना चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी, आपकी वादा खिलाफी याद रखी जाएगी और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा। लाखों लोगों ने देखा है कि वहां आपके मंत्री ने आके हमारी मांगे मानी थी और आपने वो मांगे पूरी नहीं की। उनको पूरा करना तो दूर, आपने उसके बाद षड्यंत्र कर करके हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। आज भी, कल की घटना बताता हूं कि कल भी हमारे भाइयों को, कई भाइयों को जिला बदर किया गया। हमारा जो भाई जितना भी दर्द सहन कर रहा है, वो दर्द हमें भी है, हमारे हर एक कार्यकर्ताओं को बराबर दर्द है। और उस दर्द का एहसास आपको हम चुनाव में कराएंगे कि वादा खिलाफी का मतलब क्या होता है, अपनी बात से मुकरने का मतलब क्या होता है, लोगों को झूठे तरीके से फंसाकर उन पे अत्याचार करने का नतीजा क्या होता है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको, आंदोलन करने वाले भाइयों को नौकरी से निकाल दिया। 950 भाइयों को आपने नौकरी से निकाला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो आंगनवाड़ी में काम करती है, 5-5, 6-6 महीने से उनकी सैलरी नहीं आ रही, उसके लिए भी उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। हम उनके भी साथ हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप उनको तनख्वाह देने में सक्षम हैं? आप अनाप शनाप खर्चा कर करके आपके सरकारी कार्यक्रम करवा रहे हैं, पर जो लोग आपके लिए दिन रात दौड़ते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को घर से लाकर आंगनवाड़ी में, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, उनकी देखभाल करती है, उन बहनों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और आप बोलते हैं कि आप प्रदेश के मामा हैं, आप हर बहन के भाई हैं, हर बच्चे के मामा हैं। आपको उनको भी तनख्वाह देनी चाहिए और वो भी हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। सहायक सचिवों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप आंदोलन में शरीक मत होना आप किसी में, वरना आपकी भी नौकरी ले ली जाएगी। क्यों नहीं होंगे? क्या वो अपने हक अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सहायक सचिवों को भी सचिवों की तरह परमानेंट किया जाए, दैनिक वेतनमान पर न करते हुए उनको स्थायी किया जाए। अतिथि शिक्षकों के लिए हमने बात रखी थी, आपने अभी तक उनके लिए भी कुछ नहीं किया। वो भी बेचारे बहुत परेशान है, बहुत प्रताड़ित है और अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम उनके भी साथ हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी यदि हमें लड़ना पड़ा तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। कई स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना काल में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उनने भी कहा था कि जितने भी कोरोना योद्धा है उनकी नौकरी नहीं ली जाएगी। उनने अपनी जान पे खेलकर अपने देश के देशवासियों को बचाया। हर प्रदेश में कोरोना योद्धाओं ने अपना काम किया, अपनी जान पे खेल के अपने लोगों को बचाया, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई। पर क्या उनके साथ सरकार ने न्याय किया? आर्थिक स्थिति कमजोर होना बताया सरकार ने कि हमारे पास पैसा नहीं, और उनको हटा दिया और वही काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। तो जिन लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने उस समय अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की, क्या उनके साथ अन्याय होना चाहिए? वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो सकता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम भी न्याय की ही बात कर रहे हैं। हमने भी यही कहा है कि उनको न्याय मिले। जिन कोरोना योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया, उनके साथ अन्याय हो रहा है और हम चुप बैठे। हमने उनकी भी बात रखी थी, आपने उनकी भी बात पूरी नहीं करी। हमने एक भी बात अनलीगल नहीं रखी। आज किसान कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जितना वो लागत लगाता है उतनी लागत उसको मिलती नहीं है। हमने यही तो कहा था कि आप फसलों के मूल्य स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर तय करो, खाद बीज के रेट जो हैं वो न्यूनतम करो और समय पे मिल जाए, वो बड़ी बात है। आपकी सोसाइटियों में खाद बीज समय पे नहीं मिलता और वही खाद बीज ब्लैक में ज्यादा कीमत में मिलता है। लोग ब्लैक में लेके आते हैं, सोसाइटी पे नहीं मिलता है, ज्यादा कीमत में खरीद के लाते हैं, क्योंकि खाद की आवश्यकता जब खेत को होती है तभी होती है। बाद में आप गर्मी के टाइम पे खाद दोगे तो हमें कोई काम का नहीं है। आज किसान परेशान है,
आज देश का जवान परेशान है। आपने देश के जवानों के लिए क्या किया? 10% आरक्षण उनको अलग से मिलता था, वो आपने समाप्त कर दिया। हमने कहा कि आप उसकी भी मांग को जल्दी से जल्दी लागू करो। सबसे पहले किसानों की और जवानों की बात सुनो, कोरोना योद्धाओं की बात पूरी करो, सहायक सचिवों की बात पूरी करो। आपने करी? नहीं करी। आप खाली बातें करने में मग्न हो, आपको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। जो काम करते हैं, जो वादों पे खरे उतरते हैं, वो कभी भी लोगों पे झूठे मुकदमे करवाकर या सरकारी तंत्र का उपयोग करके लोगों को जिला बदर नहीं करवाते। आपने हमारे भाइयों को जिला बदर कराए, हम आपको प्रदेश से बदर करके बताएंगे। समय आने दीजिए। आपसे आज भी हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं उनको प्रताड़नाएं देना बंद करें, उन पे झूठे मुकदमे बनाना बंद करें। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया है उनको बहाल करके वापस उनकी नौकरियां दी जाए। आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं और आपने प्रदेश के 950 कर्मचारियों को रोजगार से बाहर कर दिया। तो आप जो बोलते हैं वो करके दिखाएं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हमने रखी है वो पूरी हो। हम सत्ता परिवर्तन के कतई पक्ष में नहीं है, पर यदि आप नहीं माने तो हमें सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी बातें कोई सा भी दल यदि लेके चुनाव लड़ेगा तो हम उसके साथ भी रहेंगे। यदि आपने पूरी नहीं करी तो हमें हमारा दल बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हमारा दल बना के भी उतरेंगे, यदि कोई दल हमारे साथ नहीं आया तो। पर हम इस बार ईंट से ईंट बजाएंगे और आपको बताएंगे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है या मध्यम वर्गीय, जो वास्तविक योजनाओं से वंचित जो लोग हैं, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको किस प्रकार से जवाब देते हैं और किस प्रकार से प्रदेश की जनता हमारा साथ देती है और आपको प्रदेश से बाहर करती है। हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगा। आरक्षण में कहाँ लिखा है कि किसी जाति विशेष को आरक्षण मिलना चाहिए? उसमें लिखा है शोषित वंचित पीड़ित। तो शोषित वंचित पीड़ित किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का व्यक्ति हो सकता है। जिसका शोषण हो वो शोषित है, जिसको प्रताड़नाएं मिलती वो पीड़ित है, और जो शासन की योजनाओं से वंचित है वो वंचित है। तो शोषित, पीड़ित और वंचित में कहीं जाति नहीं है। हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो जनरल से हो या ओबीसी से हो या एसटी एससी से हो, हम भी यही चाहते हैं कि शोषित वंचित पीड़ित को इसका अधिकार मिले और उसको आरक्षण का लाभ मिले। हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण हो। हम चाहते हैं एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव हो। बार बार लोग भ्रमित करते हैं कि हम एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करना चाहते हैं। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव हो, जांच हो, बिना जांच के कोई व्यक्ति जेल नहीं जाए। और एट्रोसिटी एक्ट लगता किस पे? सामान्य और ओबीसी, जो इस देश में 72% है, उन 72% लोगों पर आपने एक कानून थोप दिया, एट्रोसिटी एक्ट, जो जनरल और ओबीसी दोनों पे लगता है। ओबीसी भी उतना ही एसटी एससी एक्ट से प्रताड़ित है जितना जनरल है। तो ये किसी एक जाति के लिए लड़ाई नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए लड़ाई है जिसके साथ अन्याय होता है। हम कभी नहीं चाहते कि एसटी एससी के भाई के साथ कभी अन्याय हो, कभी उसको घोड़ी से उतारा जाए, कभी उसको मंदिर जाने से रोका जाए। आज देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं जाति देख के एंट्री नहीं है। आप महाकाल बाबा के वहां पधारिए उज्जैन, क्या वहां किसी को धर्म देख के एंट्री दी जाती है, जात देख के एंट्री दी जाती है? जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा महाकाल बाबा में है, वो हर एक व्यक्ति वहां दर्शन करता है। आप साम्राज्य पधारिए, क्या वहां कहीं लिखा है कि कौन सा व्यक्ति वर्जित है और कौन सा नहीं है? वहां भी जिसकी आस्था है, जो भगवान में विश्वास रखता है, वो हर एक व्यक्ति जाता है। आज अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, तो जब वो राम लल्ला बाहर थे तो उनके भी दर्शन करने सभी जाते थे। आज तिरुपति जी में वहां कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। देश के जितने भी बड़े मंदिर है या छोटे मंदिर है, कहीं जाति के हिसाब से रोका नहीं जाता, जाति के हिसाब से कहीं किसी को टोका नहीं जाता कि आप जाओगे, आप नहीं जाओगे, आप दर्शन करोगे, आप नहीं करोगे। तो हम भी ये कतई नहीं चाहते कि किसी भाई के साथ अन्याय हो, किसी को कहीं मंदिर जाने से रोका जाए या किसी को घोड़ी पे बैठने से रोका जाए। हम चाहते हैं कि घोड़ी की जगह हाथी पे जाए। हम चाहते हैं कि हर एक मंदिर में वो भगवान के दर्शन करे, पर जो भगवान का ही विरोध करते हैं उनका विरोध तो हम करेंगे। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं तो भगवा का भी सम्मान करते हैं।
हमारी आस्था हमारे भगवान में है और वो रहेगी, और जिसकी भी हमारे साथ आस्था है भगवान में, हम उन सबका सम्मान करते हैं। तो आप सब भाइयों से निवेदन है कि अगले युद्ध के लिए तैयार रहें। हम वो लोग नहीं हैं जो उनके कुछ मुकदमे करने मात्र से, या हमें वो सोचते हैं कि मुकदमे करके हमें डरा देंगे, तो हम वो लोग नहीं हैं कि जो डर के रण छोड़ जाएंगे। इस रण को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे। या तो जीतेंगे, या तो विजय होगी, या वीरगति होगी। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अब जल्द से जल्द हम ओकेन भाई के लिए भी एक आंदोलन करेंगे, उनके लिए भी हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे यदि कानूनी रूप से हमें बाहर नहीं किया गया। हमारे साथ अन्याय हो रहा है और प्रदेश से नहीं देश की जनता देख रही है कि एक व्यक्ति ने एक गलती करी और उसको 17-18 मुकदमे अभी तक दे चुकी है सरकार, और हमने 17 में करी तो 2 और आ गई, कि अभी 2 में और बाकी है। तो हम सबको मिलकर लड़ना है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार के खिलाफ आपने कुछ कहा, कुछ करा, तो आपको झूठे मुकदमों में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है। तो आप और हम सबको ताकत के साथ, मजबूती के साथ मिलकर लड़ना है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी कहीं विसंगतियां है, कहीं हमारे बैकलॉग पद खाली पड़े हैं, उनको भी भरा नहीं जा रहा है। आज हमारे युवा दिनों दिन एवरेज होते जा रहे हैं। जो आपने परीक्षा ले ली, जिनमें लोग पास हो गए, उनको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? यही तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं हो। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि न्याय और अन्याय क्या है। और मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, उन सब तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि यहाँ सरकार किस प्रकार के अन्याय कर रही है और किस प्रकार से प्रताड़नाएं देकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। जनरल ओबीसी का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तब भारतीय जनता पार्टी राज्य और केंद्र में आती है। और इसी प्रकार से चलता गया तो कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र को नुकसान झेलना पड़ेगा पूरे देश से। तो हम चाहते हैं कि किसी को नुकसान नहीं हो, पर हमारा भी नुकसान नहीं। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि हमारी जो मांगे हैं, अब 1 महीने का समय जो बचा है शेष, वो हमारा है। हमने दिया है आपको 1 महीने का अतिरिक्त समय, उसमें आप हमारी जो मांगे हैं, जिस पे आप और हमारी सहमति बनी थी 18 मांगों पर, वो पूरी करें और उनको लागू करें। यदि आप लागू करने में असक्षम रहे तो हम भी विरोध करेंगे, और उसके बाद इस 1 महीने के बाद आपकी और हमारी कभी वार्ता नहीं होगी, आपकी और हमारी कभी बैठक नहीं होगी। हम बार बार आपके द्वारा जिस तरह से आप हमें बेवकूफ़ बनाते हैं या हमें समझते हैं, उस प्रकार से ना तो हम बेवकूफ़ हैं, ना हम आपसे बेवकूफ़ बनने वाले हैं। किसी भी आंदोलन को यदि हम करते हैं तो यदि उसमें कोई प्रतिनिधि मंडल आता है और वो बातें मानता है, तो हम यही चाहते हैं कि इस आंदोलन की वजह से देश को, प्रदेश को कोई नुकसान नहीं हो। तो आपने हमारी बातों को आके स्वीकारा, आपने माना, आपने हमको लिखित में दिया, तब हमने आंदोलन समाप्त किया है। और आप सोचते हैं कि इनको हमने बेवकूफ़ बना दिया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको अब हम विधानसभा चुनाव में बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी बातों को, जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मियों की हो, कोरोना योद्धाओं की हो, अतिथि शिक्षकों की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में जितने भी हमारे भाइयों ने जिनकी नौकरियां बाकी हैं, 51,000 पद जो अभी तक हमारे बैकलॉग पड़े हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं, जो भी आगे भर्ती आने वाली है उनमें जो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो 10% आरक्षण के अनुरूप जो पद आने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप तुरंत दुरुस्त करें और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करें। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, ओकेन भाई जो हमारा भाई है उसकी तरफ से हमने माफ़ी मांगी थी, आपने उनको क्षमा किया था, जो मुख्यमंत्री जी हैं। यदि आपका क्षमा करना ये है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि उन्होंने जो गाली दी थी वो सही थी। यदि किसी व्यक्ति ने गलती करी और सामने वाले के भाई ने माफ़ी मांग ली, क्योंकि उनके पास तो मोबाइल है नहीं,
वो तो लाइव चलाते नहीं, ना तो वो फेसबुक चलाते, ना आपकी उनसे मुलाकात हुई, वरना हम उनसे माफी मंगवा देते। उस दिन आपने कहा था, आपके मंत्रियों ने कहा था कि जीवन सिंह को माफी मांगना चाहिए, तो जीवन सिंह ने माफी मांग ली थी। और आपने हमारे माफी मांगने के बाद भी यदि उसे सजा पे सजा देते जा रहे हैं, तो आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कहां आपने माफ करा? आप तो उसको सजा दे रहे हैं। आप मुंह पे लोगों के कुछ और है और आपके दिल में कुछ और है, ये आप खुद साबित कर रहे हैं। तो हमारा भाई जल्द हमारे बीच में आना चाहिए। नहीं आया तो उसके लिए भी आंदोलन होगा, आमरण अनशन पर। यदि 14 तारीख को जमानत नहीं हुई तो 15 तारीख देखकर जो भी तारीख हम डिसाइड करेंगे, 15 हो 16 हो, उस दिन से मैं आमरण अनशन पर समय जगह डिसाइड करके बैठूंगा। और जब तक मेरा भाई बाहर नहीं आएगा तब तक उसके लिए आंदोलन करता रहूंगा। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे आप, तब तक आप ये सोचना भी मत कि आप हमें बेवकूफ बना के या कोई लालच देके आप इस आंदोलन को या हमारी बात को दबा दोगे। हम बिकने वाले नहीं हैं। हमें हमारी बातें पूरी करवानी है, हमें हमारी मांगे पूरी करवानी है। हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम आपके साथ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो आप सब भाइयों से निवेदन है, कोई भी फोन लगाकर बार बार कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करे। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सबके सामने है जो भी हो रहा है। हम सब मिलकर योजना बनाएंगे, हम सब मिलकर वापस से तैयारी करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। आप लोग फोन लगाते हैं, रात भर फोन आते हैं, दिन में भी फोन आते हैं, हम फोन उठाने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर पाते। जरूरी हो, आवश्यक हो तभी फोन लगाएं। मुझे पता है आप सब भाइयों का बहुत प्रेम है, तभी आप फोन लगाते हैं, पर फोन आने की वजह से हम पूरे दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से लगाकर रात वापस दूसरे दिन की सुबह 7 बजे तक लगातार फोन आते हैं। घंटे 15 मिनट के रात का अंतराल होता है तब भी फोन आते हैं। पर कोई काम हो तब फोन लगाएं, कोई चीज बताना हो तब फोन लगाएं, कोई परेशानी हो तब फोन लगाएं, ताकि हम और आप एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें और जो हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकें। बहुत सारे भाइयों की शादी की पत्रिका थी, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, अकेला हूँ। जितनी जगह जा पाया हूँ उतनी ही जगह जा पाया हूँ, जहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सारी शादियों में मैं उपस्थित नहीं हो पाया। एक दिन की 200, 300 पत्रिकाएं होती है, 10-20 जगह से ज़्यादा मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि शादी में नहीं पहुँच पाया हूँ तो मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। क्योंकि आप और हम जो भाई जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हर चीज़ से ऊपर उठ के है। आज आप और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें मानसिक रूप के अलावा कानूनी रूप से भी गुलाम बनाने की साजिशें और कोशिशें चल रही है। हमें उसके खिलाफ लड़ना है। हमें हरेक करने से नहीं, कोई क्रांतिकारी बनकर उस लड़ाई को लड़ना है और उस लड़ाई को उसके अंजाम तक ले जाना है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन सारी सांसारिक बातों से परे होकर हमें आंदोलन की तैयारी करनी है। कौन किसके शादी में पहुंच पा रहा है, कौन नहीं पहुंच पा रहा है, उसको नहीं रखना है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य रखना है कि आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है और उसके लिए हमें हमेशा पहुंचना है। हम किसी शादी में पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, कहीं बैठने पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, मगर कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो हमें वहां पहुंचना है, दौड़ते हुए पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तभी हम हमारे उद्देश्यों में सफल हो पाएंगे। तभी हम जो हमें हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, या जो हम सर्व समाज की बात करते हैं सर्व समाज के लिए लड़ रहे हैं, तभी इस उद्देश्य में हम पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अब जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनती है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से लड़ना है, चुनाव में किस प्रकार से किसका सहयोग करना है, किसका नहीं करना है, उसकी जानकारी भी बैठक करके या फिर लाइव के माध्यम से दी जाएगी। आप और हम सबको आज से ही तैयारी में भिड़ना है, क्योंकि अब सरकार के पास अगली 11 तारीख ही है। अगली 11 तारीख जो आने वाली है उस पर उनका समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद समाप्त उनका इस 11 तारीख को समय तो उनका इस 11 तारीख को ही समाप्त हो गया था, पर जो आप और हम सबने 1 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया था वो भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बीच में यदि सरकार सकारात्मक रूप से उनको पूरा कर देती है, उनको लागू कर देती है, तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे और उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जो काम की चीज़ें हैं वही डालें। फेसबुक पे अनगल किसी भी समाज या किसी जाति के बारे में कुछ नहीं लिखें। आप और हमारी जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलने वाली है और हम उसको जीतेंगे। ये इसका विश्वास मुझे भी और आपको भी रखना पड़ेगा कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और जीतने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है।
बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है और आप और हम सबको मिलकर त्याग करना पड़ेगा। हमारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। हमें ये त्याग करना पड़ेगा कि हमारा भाई किसी शादी या किसी मौत गाते कार्यक्रम में आज आ पाए कि नहीं आ पाए, पर जहां भी कोई भाई मुसीबत में हो उसके पास पहुंच पाए। हालचाल आपके भाई के अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। हालचाल पूछने से अच्छा है हम लोगों की मदद करें, उनको जोड़ने का काम करें। आप और हम सब मिलकर जोड़ेंगे तो जैसे हमने एक विशाल कड़ी बनाई है वो और भी विशाल हो जाएगी और पूरे देश में हमारे करनी सैनिक हैं, काम करते हैं, तो पूरे देश में हम सब एक चेन बना के काम करेंगे। जहां भी कोई हमारे विचारों को लेकर लड़ाई लड़ता है तो हमें उसके साथ भी खड़ा होना है। हमें संगठनवाद की लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है अधर्म और धर्म में फर्क जो होता है ना, उसकी लड़ाई लड़ना है। हम धर्म के साथ हैं तो हमें धर्म की लड़ाई लड़ना है, हमें न्याय की लड़ाई लड़ना है। तो आप सबसे निवेदन है सभी भाइयों से कि जो हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष की जीत भी होगी। हर वर्ग हर धर्म के व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। जो हम 36 कौम के हितों की बात कर रहे हैं उनके हितों का संरक्षण भी होगा और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी हम रोकेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें मजबूती प्रदान करें। और जो भी भाई, आपको पता है मुझे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, शराब पी के रात में उल्टी सीधी बातें करते फ़ोन लगाते हैं, मैं उनसे हाथ छोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम सब एक ही हैं, पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी हाथ पहुँचाती है। रात में 12 बजे 1 बजे हमारा भी परिवार है, हम भी हमारे परिवार के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनको भी परेशानी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात में कोई फ़ोन नहीं लगाए, जब भी किसी व्यक्ति को मुसीबत हो रात में फ़ोन लगाए, मैं हमेशा से फ़ोन उठाता हूँ, रात हो दिन हो। जिस व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ उसको मैं वापस कॉल भी करता हूँ। तो जिस भी भाई का कॉल आता है, एक बार कॉल लगाए नहीं उठा पाता हूँ तो सेकंड टाइम मैं खुद लगाता हूँ। तो आप सब भाई मेरी बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, इसमें मेरी मदद करें कि मैं कहीं ना कहीं फ़ोन की वजह से परेशान हूँ। पूरा दिन फ़ोन उठाता हूँ, किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आ सकता है, 2 दिन रहे 3 दिन रहे, उसको पता चल जाएगा उस भाई को कि मैं कितना परेशान हो जाता हूँ फ़ोन की वजह से, सुबह से लगा के रात तक। और फिर भी जब फ़ोन हम नहीं उठा पाते, किसी कार्यक्रम में होते नहीं उठा पाते, और जब फ़ोन लगाते हैं तब बोलते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया उस समय। मैं भी आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपके ही जैसे परिवार से हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। तो आप सब से निवेदन है कि मुझे भी काम धंधे करने पड़ते हैं, पैसा कमाना पड़ता है, तो वो सब काम तो मैं करता ही हूँ, पर उसके साथ साथ ये फ़ोन जो आते हैं जो बिना काम के होते हैं, तो कोई दारू पी के लगा रहा है रात में, कोई हालचाल पूछने के लिए लगा रहा है रात में 2 बजे 3 बजे, तो जिसको भी हालचाल पूछना वो सुबह से लगा के शाम तक 7-8 बजे तक लगा सकता है फ़ोन। कोई भी काम हो रात में किसी भी समय आप फ़ोन लगाना, मैं उठाऊँगा, उठाता भी हूँ। जो फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ वापस कॉल बैक करता हूँ। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा हमारा साथ दे। हम और आप जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम कमज़ोर नहीं पड़े, इसके लिए हमें आपके साथ सहयोग और समझदारी की आवश्यकता है कि आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। तो जितने भी हम मुद्दों को लेकर लड़े थे उनके लिए आज भी अडिग हैं, और माँ करनी और माँ भवानी के आशीर्वाद से हम उस लड़ाई को जीतेंगे भी, हमारी मांगे पूरी भी करवाएंगे, और जो मांगे पूरी नहीं होगी उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँच जाए। हमारी जो 18 सूत्री मांगे, जिन मांगों पर हमारी सहमति बनी थी, उन मांगों को हम पूरा करा सकें। मैं सारे वर्गों को बोल चुका हूँ, किसी वर्ग का भूल गया हूँ नाम लेना, तो भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो भी मांगे हमने उठाई थी वो सारी मांगों के लिए हम अडिग है, हर वर्ग के लिए हम अडिग है, और सारे लोगों की बातों को उठाकर उनको पूरा कराने के लिए भी हम लगे रहेंगे और उनको पूरा करवा के छोड़ेंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ करनी, जय श्री राम।